गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बहुपद के बारे में ही आगे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद की जो परिभाषा होती है उसके अंदर कुछ नाम आएंगे जिनके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो नाम आते हैं पद। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पद क्या होता है। ठीक है, पद गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? बहुपद के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये नाम है तो इनके बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। पद, गुणनखंड और गुणांक। ठीक है, इसके साथ ही हमें कुछ जैसे कि शून्येतर, ऋणेतर, इस तरह के नाम भी आएंगे। शून्येतर पूर्णांक या फिर ऋणेतर पूर्णांक, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी इनकी परिभाषा, इनके अच्छे से इनका मतलब बताऊंगी। उसके बाद अपन सजातीय और विजातीय पद, जो पहले अपने राजस्थान में जो आरबीएससी का बोर्ड था उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स चलती थी 6 से 8, 9, 10, तो उसमें बुक्स में चेंजमेंट आया है। तो पहले से 6 से 9 क्लास की बुक्स चेंज हो गई है, वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक आ गई है। तो उसमें सजातीय और विजातीय की जगह समान पद, समान व्यंजक और असमान व्यंजक है। सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक होते हैं ना, उनकी जगह समान और असमान है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम व्यंजकों को जोड़ना यानी बहुपदों को जोड़ना घटाना सीखेंगे। उसके बाद में गुणा भाग करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पद। किसी भी व्यंजक में पद क्या होता है? तो मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी, जिस व्यंजक में एक पद होता है उसे हम एक पद ही कहते हैं, 2 पद होते हैं तो उसे द्विपद कहते हैं, 3 पद होते हैं तो उसको त्रिपद बोलते हैं। तो इसी तरह से पद, जैसे मैंने यहाँ पे कोई व्यंजक लिख दिया 2x² + x + 3, तो यहाँ पे इस व्यंजक में जो पहला है प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा तो उसमें पद बन जाएंगे। ये पहला पद है, ये दूसरा पद कहलाएगा और ये तीसरा पद। ठीक है, पद का मतलब चल गया पता। तो उसके बाद आता है पद। सबसे पहले में पद का पता होना चाहिए। उसके बाद आता है गुणनखंड। प्रत्येक पद के हम गुणनखंड करते हैं। जैसे कि हम 2x² के गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे 2 × x × x। ठीक है, इसमें x का गुणनखंड क्या होगा? प्लस इसका गुणनखंड होगा 1 × x। ठीक है, और इसमें 3 का 3 ही होगा। 3 × 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 3 या 3 का 3 भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। पद समझ में आ गया। व्यंजक के पद कौन से होते हैं? ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद। और व्यंजक कौन सा हो गया? ये त्रिपद व्यंजक हो गया, त्रिपद बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसमें आता है पदों के गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक पद के भी गुणनखंड होते हैं। तो इसके गुणनखंड इस तरह से लिखे जाएंगे, इसके गुणनखंड इस तरह से लिखे जाएंगे, 3 का गुणनखंड इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? तो प्रत्येक पद में, किसी भी व्यंजक के प्रत्येक पद के जो चर संख्या है, चर संख्या यहाँ पे क्या होगी? x² होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो संख्यात्मक गुणांक होगा, संख्यात्मक जो गुणनखंड होगा, जैसे कि 2 संख्यात्मक गुणनखंड है, यहाँ पे 1 संख्यात्मक गुणनखंड है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो इसका फैक्टर होगा, कोफिशिएंट बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक। किसी भी व्यंजक में जो कोई भी पद होगा उसका जो भी संख्यात्मक गुणांक होगा, उस संख्या गुणनखंड करेंगे, उसमें जो संख्या गुणनखंड के रूप में आएगी, वो संख्या उस व्यंजक के प्रत्येक पद का क्या कहलाएगा? उस पद का गुणांक कहलाता है। और इस गुणांक को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि संख्यात्मक गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें x का गुणांक क्या होगा? कोई पूछे तो इसका गुणांक 1 होगा।
इसमें 2x² में x² का गुणांक क्या होगा, तो उसमें वो होगा 2। ठीक है, मैंने आपको बताया पद क्या होता है। किसी भी व्यंजक में कई पद हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, किसी भी बहुपद में भी या व्यंजक में भी। ठीक है, एक पद, 2 पद हो गए, इसमें 3 पद है। प्रत्येक पद में गुणनखंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक पद का जो संख्यात्मक गुणांक होता है वो उस पद का गुणांक कहलाता है। ठीक है, संख्या में जो भी गुणा हो रहा है वो उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। अगर कोई और भी उदाहरण लेते हैं हम, 5xy² माइनस 3x, तो इसमें देखो पहला पद है 5xy², इसका जो गुणांक होगा, गुणांक क्या है, तो उसमें x भी चर संख्या है, y भी चर संख्या है, लेकिन ये एक अचर संख्या है, संख्यात्मक संख्या है ना। तो ये संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया इसका गुणांक हो गया पहले पद का xy² का गुणांक क्या होगा, वो होगा 5। और इसके अंदर x का गुणांक क्या होगा, साइन साथ में लेते हैं, जो चिन्ह है उसका यूज करते हैं। इसका में x का गुणांक क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे नाम आया है शून्येतर। शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्येतर, अब आता है शून्येतर। शून्येतर जिसको हम नॉन जीरो भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य को, जीरो को छोड़ करके बाकी की सभी संख्याएं, शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक ऐसा पूर्णांक होता है जिसमें शून्य नहीं होता, सभी धनात्मक भी और सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य नहीं होता, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होता ये, और सभी पूर्णांक आते हैं, सारी धनात्मक संख्याएं भी, सभी ऋणात्मक पूर्णांक भी। ठीक है, शून्येतर का मतलब समझ में आ गया। शून्येतर पूर्णांक क्या होता है, शून्य को छोड़ करके, और ऋणेतर ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को छोड़ करके बाकी के सभी ऋणेतर पूर्णांक। कई बार ये नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या न हो उसे हम ऋणेतर पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें जीरो भी आ सकता है क्योंकि जीरो ऋणात्मक नहीं है, और सभी धनात्मक संख्या, यानी कि 1 2 3 अनंत तक, यानी कि कौन सी संख्या हो गई, सभी पूर्ण संख्या हो गई ना, वॉल्यूमस। ठीक है, तो ऋणेतर पूर्णांक शून्य, वो ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ करके, शून्येतर यानी कि शून्य को छोड़ करके सभी पूर्णांक, गुणांक कोफिशिएंट, हर एक पद में, किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद में एक चर संख्या का एक गुणांक होता है। वो एक संख्या भी हो, एक नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, शून्येतर होता है शून्य के अलावा, और जो चर का जो गुणांक होगा वो शून्येतर होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है गुणांक हो गया, उसके बाद है गुणनखंड। प्रत्येक कोई भी बहुपद होगा उसमें प्रत्येक पद का हर जो टर्म होगी, बहुत सारे n टर्म का बहुपद हो सकता है, n पदों का कोई भी बहुपद हो सकता है, 1 2 3 n कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने n पदों का कोई भी बहुपद हो सकता है, जहाँ पे n कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी एक पद भी हो सकता है, एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रत्येक पद का एक हम उनके क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। प्रत्येक पद के हम गुणनखंड कर सकते हैं, और पद कितने भी पद हो सकते हैं। एक बहुपद में n पद हो सकते हैं, जहाँ पे n का मतलब है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने आप लोगों को बताया है पिछली वीडियो में एक पदी बहुपद, पहले मैंने बताया आपको चर क्या होता है, फिर अचर संख्या, फिर उसके बाद हमने व्यंजक बनाया। व्यंजक के बाद हमने व्यंजकों के प्रकार बताए पदों के आधार पे। एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी, और बहुत सारे पद है तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बहुपद होता है उसमें जो चर संख्या होती है, बहुपद होगा उसमें कोई ना कोई तो चर संख्या होगी, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, साथ साथ में अचर संख्या भी होगी, कोई भी वास्तविक संख्या। तो जो चर संख्या का गुणांक होगा वो हमेशा शून्येतर। ठीक है, और जो चर संख्या की घातांक होगी वो ऋणेतर पूर्णांक होगी। ये बात ध्यान में रखनी है।
इसलिए मैंने ये डेफिनेशन आपको समझाई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बता रहे हैं कि समान व्यंजक, समान बहुपद और असमान बहुपद, समान पद वाले व्यंजक और असमान पद वाले व्यंजक कैसे होते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।